Hey guys, welcome back to the मंजिल क्लासेस। और हम आ चुके हैं, जिस तरह से हमने आपके साथ वादा किया था कि अपने यूनिट 1 के कंप्लीट होने के बाद हम एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम आपको सिर्फ एक एमसीक्यूज करवाएंगे उस यूनिट 1 के रिलेटेड। तो हम आ चुके हैं अपना पहला एमसीक्यू वीडियो लेक्चर सीरीज लेके, जिसके अंदर हम आपको यूनिट 1 का जो टॉपिक है सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, इसके रिलेटेड हम आपके साथ 20 एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये 20 एमसीक्यूज आपके लिए जो आपके आने वाला सुपरवाइज्ड एग्जामिनेशन है उसमें काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला एमसीक्यू कहता है, ऐसी कौन सी टर्म है जिससे आप सोसाइटी को डिस्क्राइब कर सकते हो कि दैट सोसाइटी मूव्स टुवर्ड्स द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ। जब आप टेक्नोलॉजी को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं तो उस तरह की सोसाइटी को आप क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 टेक्नो सोसाइटी, ऑप्शन 2 डिजिटल सोसाइटी, ऑप्शन 3 साइबर सोसाइटी एंड ऑप्शन 4 इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो देखिए गाइस, टेक्नोलॉजी का हमें सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? इंफॉर्मेशन हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सकते हैं। जब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह शेयर होती है तो उसकी वजह से आइडियाज भी, नॉलेज भी शेयर होती है, तो जिसकी वजह से सोसाइटी में इंफॉर्मेशन की प्रोलिफरेशन होती है। तो इसका राइट आंसर होगा इंफॉर्मेशन सोसाइटी। जब टेक्नोलॉजी को हम अपनी डेली लाइफ में, आज आप फोन यूज करते हैं, टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लैपटॉप्स को यूज कर रहे हैं, आप दुनिया के किसी और कंट्री के इंसान के साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? उससे आप लोग एक दूसरे के साथ इजीली, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो आपकी सोसाइटी आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन सोसाइटी बन रही है। तो राइट आंसर इज डी, दैट इज इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो गाइस, नेक्स्ट इसका एमसीक्यू है कि वो which theory in sociology emphasize the role of institutions and structures within a society in shaping individuals behavior? कौन सी सोशियोलॉजी की थ्योरी है जो कहती है कि इंस्टीट्यूशन और जो स्ट्रक्चर्स है इनका काफी रोल है एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करने में? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म क्या कहता है कि हर सोसाइटी कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है, और जब वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है, उन फंक्शंस के थ्रू वो हमारे बिहेवियर को गाइड करने का भी काम करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें किस तरह से सोसाइटी में काम करना है, किस तरह से ऑपरेट और किस तरह से एक्ट करना है। तो राइट आंसर इज फंक्शनलिज्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? व्हाट कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू ग्रुप्स अरेंज्ड इन सोशल हायरार्की? सोसाइटी में सोशल हायरार्की है, किसी को हायर रैंक है, किसी को उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। तो ये जो सोशल हायरार्की है जिससे सोसाइटी में डिवीजन हो रही है, आप इसको किस टर्म से डिफाइन करेंगे, रेफर करेंगे? क्या वो सोशल मोबिलिटी है? सोशल मोबिलिटी जैसे आपको बताया, आप अपने स्टेटस को बढ़ा सकते हैं विद द इंक्रीज इन योर नॉलेज, विद द इंक्रीज इन योर वेल्थ, विद द इंक्रीज इन योर एसेट्स। वो सोशल मोबिलिटी है, वो तो कॉन्सेप्ट गलत है। सोशल नेटवर्किंग, आप एक दूसरा नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, उससे भी आपका रैंक नहीं बढ़ेगा। सोशल सॉलिडारिटी, जो सोसाइटी के लोगों में एक दूसरे के साथ प्यार है, यूनाइटेड है लोग। तो इसका राइट आंसर है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेयर्स सोसाइटी में प्रेजेंट है। वो लेयर्स सोसाइटी के लोगों को डिवाइड करती है, वो क्लासिफाई करती है कौन किस हायरार्की को बिलोंग करता है। तो इसका राइट आंसर है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अगर आपने हमारा वीडियो लेक्चर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। तो गाइस, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो क्वेश्चन आपके लिए करना इतना मुश्किल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? ओके, और ये जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, इन्होंने इवन ये भी कहा कि साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए हमें अगर सोसाइटी को समझना है। मतलब सोसाइटी को समझने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कौन थे? क्या ये कार्ल मार्क्स थे? कार्ल मार्क्स ने तो कॉन्फ्लिक्ट की बात की, कार्ल मार्क्स ने तो कम्युनिज्म की थ्योरी दी। क्या ये मैक्स वेबर थे? इन्होंने टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा। क्या ये इमाइल डर्काइम थे? फंक्शनल थ्योरी के बारे में बात की। द फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज अगस्त कॉम्टे। तो अगस्त कॉम्टे ने ही कहा कि आज के टाइम पे रेवोल्यूशन हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में,
और इस रेवोल्यूशन को हमें सोसाइटी को समझने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सर्वेस, हमें रिसर्च, हमें फील्ड वर्क करना चाहिए ताकि हम सोसाइटी के बारे में और साइंटिफिक बेसिस पे समझ पाए। तो अगस्त कॉम्टे इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, और इन्होंने ही कहा कि साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको सोसाइटी को समझना है। आई थिंक ये आंसर आपको समझ आया हो। अब देखिए जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब क्या है। जेंडर सोशलाइजेशन, देखिए जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है। सोसाइटी में एक मेल को, देखिए समाज में आज के टाइम पे 3 तरह के जेंडर्स हैं, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स। तो 3 तरह के जेंडर्स हैं गाइस। यहां पे एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, जेंडर वर्सेस सेक्स, इन दोनों में फर्क क्या है। जेंडर और सेक्स में फर्क क्या है। देखिए सेक्स क्या होता है, एक बायोलॉजिकल टर्म है, जैसे बॉय गर्ल, मतलब मेल फीमेल, दे बिलोंग टू स्पेसिफिक सेक्स। तो सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है, बट जेंडर एक वो टर्म है जो सोसाइटी ने आपको दी है। मेल, फीमेल, these are the terms which have been given to the respective members of the society by the society itself. तो याद रखिएगा सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है और जेंडर एक सोशल टर्म है। तो यहीं पे बोल रहे जेंडर सोशलाइजेशन का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर जेंडर के लोग जैसे मेल और फीमेल, इनको सोसाइटी में किस तरह से ऑपरेट करना है, किस तरह से बिहेव करना है, ये इनको सिखाया जाता है। लड़कों को सिखाया जाता है कि दे हैव टू बी ब्रेव, दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली मेंबर्स, अपनी घर की औरतों को प्रोटेक्ट करना है, बाहर की औरतों को रिस्पेक्ट देनी है। वहीं पे फीमेल्स को सिखाया जाता है कि दे हैव टू बी वेरी डोसाइल, वेरी पोलाइट, उनको काम होना चाहिए। तो ये प्रोसेसेस हमें सिखाए जाते हैं। तो ये जो सिखाने वाला प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं सोशलाइजेशन, और जब एक पर्टिकुलर जेंडर को सिखाया जाता है इसको बोलते हैं जेंडर सोशलाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है जहां पे बिहेवियर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किस तरह से मेल और फीमेल सोसाइटी में किस तरह से एक पर्टिकुलर बिहेवियर को शो करेंगे। तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन ए। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। आप समाज में रहने के लिए सीख रहे हैं, आपको सिखाता कौन है, पहले आपका परिवार, फिर स्कूल, आपके पीयर ग्रुप, फिर आप मीडिया से सीखते हैं, फिर आप अपने पॉलिटिकल पार्टी से सीखते हैं। तो आपकी जो पूरी लाइफ है वो सीखने पे चलती है। आज भी हम बड़े हो चुके हैं, हम सीखते जा रहे हैं किस तरह सोसाइटी में हमें बिहेव करना है, किस तरह सोसाइटी हमें गाइड करेगी। तो कौन से प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है, आपके पीयर ग्रुप्स हैं, यस, आपके मीडिया भी है, यस, आपकी फैमिली भी है, यस। तो तीनों ऑप्शन है, कोई एक तो चुन नहीं सकते। अगर फोर्थ को देखें लिखा हुआ है ऑल ऑफ द, ये सारे हैं, यस। द राइट आंसर इज डी। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी गाइस। नेक्स्ट आता है वो कौन सा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो सोसाइटी को एज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखता है। सोसाइटी को एज ए कॉम्प्लेक्स, की सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहां पे उसके जो पार्ट्स हैं वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, किसके लिए, सोसाइटी में स्टेबिलिटी और सॉलिडारिटी को प्रमोट करने के लिए। तो आपने अगर फंक्शनल थ्योरी पढ़ी होगी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी पढ़ी होगी, देखिए पहले स्ट्रक्चरल थ्योरी अलग थी, फंक्शन अलग थी, फिर इनको साथ कर दिया गया तो उसको बोला गया स्ट्रक्चरल, उसको कहा गया स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी और स्ट्रक्चरल फंक्शनल व्यू ऑफ सोसाइटी। तो ये कहता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल व्यू ऑफ सोसाइटी कहता है कि सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहां पे उसके पार्ट्स, मतलब उसके इंस्टीट्यूशंस, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके काम करती हैं ताकि सोसाइटी में सॉलिडारिटी और स्टेबिलिटी प्रमोट हो सके। तो उसका आंसर है फंक्शनलिज्म। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है Which of the following is not the characteristic of community? Community क्या है? Basically ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके अंदर वी फीलिंग है, हम एक है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है,
सेंटिमेंट्स हैं एक दूसरे के प्रति और एक लोकेशन में बिलोंग करते हैं, क्या यहां पे कॉमन वैल्यूज होंगी? यस, वैल्यूज कॉमन होती हैं, ठीक है। क्या शेयर्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन होगी? यस, हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रह रहे हैं। क्या सोशल इंटरेक्शन होगी? ऑब्वियसली सोशल इंटरेक्शन की वजह से सोशल रिलेशनशिप बनेगा, तो मींस ग्रुप बनेगा। क्या इंडिविजुअलिज्म होगा? इंडिविजुअलिज्म क्या कहता है? आप सेल्फ सेंटर्ड होते हो, सेल्फ सेंट्रिक, आपको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। बट कम्युनिटी में तो ऐसा नहीं है। कम्युनिटी में तो सबसे बड़ी फीलिंग कौन सी है? वी फीलिंग। हम काम करेंगे तो सबके भलाई के लिए काम करेंगे, तो वी फीलिंग है, तो इंडिविजुअलिज्म नहीं आएगा। इंडिविजुअलिज्म का मतलब क्या होता है? ओनली मी, नॉट वी, ओनली मी। सर मैं होना चाहिए, बाकी कोई भी नहीं। तो जो इनमें से ऐसी कौन सा ऑप्शन है जो इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है किसका? कम्युनिटी का? तो इसका आंसर है इंडिविजुअलिज्म। आई थिंक गाइस ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, वो कौन सी कम्युनिटी है जहां पे लार्ज स्केल सोशल इंटरेक्शंस हैं, सोशल नेटवर्क्स डेवलप हुए हैं, बट ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी जरूरी नहीं होती है। वो कौन सी कम्युनिटी है जहां पे बहुत ज्यादा लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क बन चुका है, बट ये लोग कहीं और पे फैले हुए हैं, इकट्ठे नहीं है, किसी एक लोकेशन पे नहीं है, दूर दूर फैले हुए हैं। ये वो कौन सी है? क्या वो ट्रेडिशनल कम्युनिटी है? ट्रेडिशनल मीन जो पहली कम्युनिटी की डेफिनेशन है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। रूरल कम्युनिटी, यहां पे भी फिक्स लोकेशन है। अर्बन कम्युनिटी, यहां पे भी फिक्स लोकेशन है। तो इसका आंसर है वर्चुअल कम्युनिटी। वर्चुअल कम्युनिटी का मतलब क्या है? फेसबुक कम्युनिटी, आपका ट्विटर जिसको आज एक्स बोलते हैं, आपका यूट्यूब कम्युनिटी। तो ये देखिए दूर दूर बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, बट हां इनके अंदर फीलिंग है, हम सब फेसबुक को बिलोंग करते हैं, हम फेसबुक की फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम ट्विटर को बिलोंग करते हैं। तो जहां पे ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी नेसेसरी नहीं है, बट लोगों के अंदर एक लार्ज स्केल सोशल नेटवर्किंग इंटरेक्शन हो रही है, उसकी वजह से एक नई कम्युनिटी डेवलप हो रही है, उस कम्युनिटी को बोलते हैं वर्चुअल कम्युनिटी। वर्चुअल मींस पास साथ नहीं है, दूर दूर है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सारे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो राइट आंसर इज वर्चुअल कम्युनिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, अ कम्युनिटी that is built on shared interest, values, beliefs and goals rather than geographical proximity is known as, वो कम्युनिटी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन के ऊपर बेस नहीं है, बट हाँ कॉमन इंटरेस्ट है, शेयर्ड इंटरेस्ट है, वैल्यू सेम है इनकी, बिलीफ सिस्टम इनका सेम है और इनका मकसद भी सेम है, वो कौन सी कम्युनिटी होगी? देखिए ज्योग्राफिकल कम्युनिटी मींस एक लोकेशन, एक ज्योग्राफिकल एरिया में होंगे लोग, वी फीलिंग होगी, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ट्रेडिशनल कम्युनिटी मींस अगर बात कर लूं कि ब्राह्मण कम्युनिटी अगर किसी एरिया में रह रही है, ये भी नहीं होगी। वर्चुअल कम्युनिटी, यहां पे शेयर्ड इंटरेस्ट तो है नहीं ना, वैल्यूज हर किसी की अलग अलग है। वर्चुअल कम्युनिटी में क्या है? कोई गेमिंग कम्युनिटी है, कोई एंटरटेनमेंट कम्युनिटी है, कोई सोशल मीडिया की कम्युनिटी है, कोई प्रेस की कम्युनिटी है, कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रमोट कर रहे हैं, वैसी कम्युनिटी है। तो मींस इनके इंटरेस्ट तो अलग अलग है ना। कॉमन इंटरेस्ट किसका है? वो कम्युनिटी जहां पे सबका इंटरेस्ट सेम हो, इंटरेस्ट के ऊपर कम्युनिटी बनाई जाए, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका? एसोसिएशन का। देखिए एसोसिएशन क्या यहां पे टेम्परेरी और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है? नो, एसोसिएशन का एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है इसके अंदर, पैटर्न है इसके अंदर, रैंक्स दिए जाते हैं, हर किसी का रोल डिफाइंड है। तो एसोसिएशन एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है और जिसके अंदर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर भी है। तो राइट आंसर इज सी, एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन कम्युनिटी से डिफर करता है, कम्युनिटी से अलग है, किस बेसिस पे? ऐसा क्या कारण है कि एसोसिएशन कम्युनिटी से अलग है? देखिए कम्युनिटी नेचुरल है, हमने कम्युनिटी को खुद नहीं बनाया, नेचुरल है, हम एक कम्युनिटी में पैदा हो रहे हैं, मींस हमारे से पहले वो कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, तो कम्युनिटी इज नेचुरल।
तो एसोसिएशन कम्युनिटी से बड़ी होती है? नहीं, कम्युनिटी बहुत बड़ी होती है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एसोसिएशन इमोशनल बॉन्ड्स पे बेस्ड है बट कम्युनिटीज नहीं। कम्युनिटीज के अंदर सेंटिमेंट्स होते हैं, कम्युनिटीज के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, कम्युनिटीज के अंदर वी फीलिंग होती है, बट एसोसिएशन कंप्लीटली इंटरेस्ट बेस्ड, कंप्लीटली एक शेयर्ड वैल्यू के ऊपर वो बनाई जाती है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कम्युनिटीज आर मोर फॉर्मल देन एसोसिएशन, कम्युनिटीज फॉर्मल नहीं है, कम्युनिटीज इनफॉर्मल है। कोई एक स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा आपको कम्युनिटी के अंदर, बट क्या एसोसिएशन के अंदर दिखेगा आपको स्ट्रक्चर? कोई सेक्रेटरी रैंक का है, कोई चेयरमैन रैंक का है, कोई अकाउंट्स रैंक का है, कोई लोअर रैंक का है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा एसोसिएशन के अंदर। प्रेसिडेंट है कोई एसोसिएशन का, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई लीडर है, तो कम्युनिटी फॉर्मल है? नहीं, एसोसिएशन ज्यादा फॉर्मल होती है देन कम्युनिटीज। तो इसका राइट आंसर देखिए 3। अगर आपको गाइस एक चीज यहां पे आपने यहां पे एक चीज सीखी होगी, अगर आपने अंडरस्टैंड किया, यहां पे आपको ऑप्शन नहीं पता, राइट आंसर नहीं पता, आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी एसोसिएशन बड़ी होती है कम्युनिटी से, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है, नहीं, कम्युनिटी बहुत बड़ी टर्म है, एसोसिएशन छोटा ग्रुप है, कम्युनिटी के अंदर लाखों लोग हो सकते हैं बट एसोसिएशन के अंदर 1000 लोग होंगे, एसोसिएशन छोटा है, ये आंसर गलत है। कम्युनिटी इमोशनल बॉन्ड के ऊपर बेस्ड है बट कम्युनिटीज इमोशनल बॉन्ड के ऊपर बेस्ड नहीं है बट एसोसिएशन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भी आंसर गलत है। कम्युनिटीज फॉर्मल होती है बट एसोसिएशन नहीं होती है, ये भी आंसर नहीं है। तो जब तीनों आंसर नहीं है तो राइट आंसर इसका होगा 4th। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, और इस मेथड को आपने अगर सीख लिया तो आपके पेपर में आंसर्स गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल करना आप सबको आना चाहिए। तो राइट आंसर क्या है? एसोसिएशन डेलिबरेटली बनाई जाती हैं, किसके लिए? कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, बट जो कम्युनिटीज हैं वो नेचुरली बनती हैं, उसके लिए कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं हमने बनाई है, वो नेचुरल है कम्युनिटीज। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आता है, ऐसी कौन सी एसोसिएशन है जिसका मेन पर्पस है कि इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करना। जब इकोनॉमिक गोल को अचीव करना है, मॉनेटरी गोल को अचीव करना है, तो वो एसोसिएशन कौन सी होगी? पॉलिटिकल होगी, उनका पॉलिटिकल मकसद होगा। क्या वो रिलीजियस होगी? उनका रिलीजियस मकसद होगा। क्या एजुकेशन होगी? उनका एजुकेशनल मकसद होगा। तो राइट आंसर है इसका इकोनॉमिक एसोसिएशन। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वो कौन सा सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि वो चीज एक स्ट्रक्चर है, एंड्योरिंग प्रैक्टिस है ह्यूमन लाइफ की, दैट आर बिल्ट अराउंड वेल एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड नॉर्म्स एंड और आर सेंटर्ड इन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसी वो कौन सी चीज है? ये किसकी डेफिनेशन दी गई है? विच दैट मीन्स डैश refers to the structured and enduring practice of human life that are built around well established rules and norms or are centered in important organizations. तो social institutions वो structures हैं, वो continuing practices हैं हमारे लाइफ की। जैसे marriage is a social institution, family is a social institution। जो structure है, पापा मम्मा भाई बहन दादा दादी, एक स्ट्रक्चर है इसके अंदर और ये चलती रहती हैं। दादा दादी होंगे हमारे, ग्रैंड पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स, फिर हमारे सिबलिंग्स, फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, ग्रैंड चाइल्ड होंगे। तो एक स्ट्रक्चर होगा और ये चलती रहेगी ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें कुछ वेल एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड नॉर्म्स होंगे कि किसको क्या रोल परफॉर्म करना है। तो इसका राइट आंसर है सोशल इंस्टीट्यूशंस। तो आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चलते हैं, वॉलंटरी एसोसिएशंस की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? वॉलंटरी, एक इंटरेस्ट बेस्ड ग्रुप बनाया गया जिसको हम एसोसिएशन कहते हैं। अगर उसको वॉलंटरी में कह रहा हूं, वॉलंटरी का मतलब क्या है? मैं उसका मेंबर बनूंगा तो अपनी चॉइस से बनूंगा, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता, मैं ऑटोमेटिक नहीं बनूंगा, अपनी चॉइस से बनूंगा। तो इसका राइट आंसर है मेंबरशिप बेस्ड ऑन पर्सनल चॉइसेस। देखिए कोएर्सिव मेंबरशिप का मतलब क्या है? खींच खांच के मुझे लाया, मारा पीटा, मुझे मेंबर बनेगा ही नहीं बनेगा, वैसे तो होगा नहीं यहाँ पे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इनवॉलंटरी पार्टिसिपेशन, मन किया करूंगा पार्टिसिपेट, नहीं किया तो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है, यह भी आंसर नहीं हो सकता। हायरार्किकल स्ट्रक्चर विद नो इनपुट फ्रॉम मेंबर्स, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जिसमें मेंबर्स को इनपुट ही नहीं दे रही है,
तो वो एसोसिएशन किस नाम की हुई? एसोसिएशन में मेंबर्स इनपुट देते हैं ना, फीडबैक देते हैं, तभी तो पूरी एसोसिएशन काम करती है। मेंबर्स बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तभी तो सारे लोग काम करेंगे उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए। तो इसका राइट आंसर है मेंबरशिप जो होती है वो पर्सनल चॉइसेस के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट करते हैं, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कार्ल मार्क्स ने दिया, और वो कॉन्सेप्ट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कार्ल मार्क्स ने कहा सोसाइटी क्लासिफाइड है, सोसाइटी में हायरार्की है, सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन डेवलप है, बट उसने इसको किस कॉन्सेप्ट के थ्रू, किस टर्म के थ्रू दिया? तो दैट इज क्लास कॉन्फ्लिक्ट। कार्ल मार्क्स ने कहा सोसाइटी क्लासेस में डिवाइडेड है। दो तरह की क्लासेस हैं, एक है कैपिटलिस्ट क्लासेस जो मींस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे आपका लैंड, आपका लेबर और आपका कैपिटल का मतलब क्या है बच्चों? मनी, पैसा। वो क्लास जिसने जमीन भी उनकी, लेबर भी उनका, पैसा भी उनका, तो इकोनॉमी भी कंट्रोल कौन करेगा? वही करेंगे। तो एक क्लास है कैपिटलिस्ट, दूसरी क्लास कौन सी है? प्रोलिटेरियट्स, और आई कैन से वर्कर्स, जो सिर्फ काम कर रहे हैं, ना उनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में उनका कोई हिस्सा नहीं है, ना उनके पास जमीन है, ना उनके पास लेबर है, ना उनके पास पैसा है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं सोसाइटी दो क्लासेस में डिवाइडेड है, कैपिटलिस्ट एंड प्रोलिटेरियट्स और वर्कर्स। और कैपिटलिस्ट को उसने क्या नाम दिया? हैव्स। हैव्स का मतलब जिनके पास सब कुछ है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उन्हीं के पास है, इसलिए इसने उनको हैव्स बोला, हैव्स, कि उनके पास है। और प्रोलिटेरियट्स और वर्कर्स कौन है? हैव्स नॉट। हैव्स नॉट मींस वो जिनके पास मीन ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। तो कार्ल मार्क्स ने सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो नेक्स्ट आते हैं मेरिटोक्रेसी। जैसे डेमोक्रेसी होता है, जैसे अरिस्टोक्रेसी होता है, जैसे डिक्टेटरशिप होती है, वैसे एक मेरिटोक्रेसी भी होती है। मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या है? जहां पे प्रेफरेंस, जहां पे वो सोसाइटी जो मेरिट के ऊपर बेस्ड हो, आपके टैलेंट के ऊपर बेस्ड हो, जितना आपका टैलेंट उतना बड़ा रैंक आपको मिलेगा, जितना कम टैलेंट उतना कम आपको रैंक मिलेगा। तो मेरिटोक्रेसी में इंडिविजुअल का जो स्टेटस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या उसके बर्थ और फैमिली लीनियज के ऊपर बेस्ड करता है? वंश के ऊपर बेस्ड है? नहीं। क्या आपके पैसे या प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है? नहीं। मेरिट तो पैसा है, तो वो किस चीज का मेरिट है? वो कोई आपको टैलेंट तो नहीं शो हो रहा ना, पैसा है तो नहीं। क्या गवर्नमेंट या रूलिंग अथॉरिटी है ये? नहीं। मेरिटोक्रेसी में इंडिविजुअल को सोशल स्टेटस कौन देता है? उसका टैलेंट, उसके एफर्ट्स और उसके अचीवमेंट्स। आप भी इस मेरिटोक्रेसी सोसाइटी का पार्ट बनेंगे जब आप नॉलेज एक्वायर करेंगे, और उस नॉलेज के बेसिस पे, उस टैलेंट के बेसिस पे, उन एफर्ट्स के बेसिस पे आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे। उस टाइम पे जो आपको सोशल स्ट्रक्चर दिया जाएगा वो हायर होगा। तो 17th मेरिटोक्रेसी में इंडिविजुअल का सोशल स्टेटस उसके टैलेंट, उसके एफर्ट और उसके अचीवमेंट्स के ऊपर बेस्ड होता है। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर। ऐसी कौन सी टर्म है, नेक्स्ट करते हैं, ऐसी कौन सी टर्म है जो कहती है, जो डिफाइन करती है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप टू मूव विद इन दी सोशल हायरार्की विद चेंज इन इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन। जब मेरी इनकम बदलेगी, मेरी एजुकेशन बदलेगी, मेरी ऑक्यूपेशन बदलेगी, तो सोसाइटी में मेरा रैंक भी बदलेगा। ये किसके थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया? ये मूवमेंट है आपकी सोसाइटी में, स्टेटस ऊपर जा रहा है आपका। तो ये आंसर है इसका, सोशल मोबिलिटी। तो योर आंसर इज सोशल मोबिलिटी। आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तो 19th क्वेश्चन आपका आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास सिस्टम। क्लास सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है बताइए? क्लास सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या है? तो आप लोग वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें, और जिसका आंसर करेक्ट होगा वी विल ट्राई, हर किसी को हार्ट दें अपनी तरफ से,
मंजिल क्लासेस के ग्रुप से आपको हार्ट मिलेगा। तो ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो एक्सप्लेन करता है, जो क्लास सिस्टम की एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है? तो आप लोग मुझे बताइए गाइस, ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? बोलिए गाइस। तो इसका राइट आंसर होगा, क्लास सिस्टम में आपका जो स्टेटस है वो आपके इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर बेस्ड है। क्लास सिस्टम जहां पे दो तरह की क्लासेस होंगी, हैव्स एंड हैव्स नॉट, हैव्स एंड हैव्स नॉट। एक के पास पैसा है, एक के पास पैसा नहीं है। तो क्लास सिस्टम में जो आपकी सोशल पोजीशन होगी वो आपके इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर, इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर ज्यादा बेस्ड होगी, ज्यादा बेस्ड होगी, विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द एजुकेशन और ऑक्यूपेशन। क्या काम कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हां जितना ज्यादा पैसा आपके पास उतना हायर स्टेटस। मींस क्लास सिस्टम बोलता है यू विल बी कंसीडर एज रिच और पुअर। और अगर आप रिच हो, बिना पढ़े लिखे नहीं हो, बट आप रिच हो, तो आपका स्टेटस हायर होगा। तो आई थिंक दिस माइट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर यही दिया था तो कांग्रेचुलेशंस, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो आइए गाइस लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। ऐसी कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है, which term describes the measure of access of individual or group have to the societal resources such as education, healthcare and housing। सोसाइटी में एक इंडिविजुअल रह रहा है, वो कितनी एजुकेशन को एक्सेस कर सकता है, उसको कितनी पढ़ाई एजुकेशन मिल रही है, कैसा उसको घर मिल रहा है और कैसी उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल रही है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये उसके इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर डिपेंड करती है। जिसका इकोनॉमिक स्टेटस कम होगा उसको एजुकेशन भी ज्यादा अच्छी नहीं मिलेगी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, उसकी जान की तो कोई कदर भी नहीं होगी। एंड हाउसिंग, घर वो स्लम्स में रह रहा होगा। अमीर लोग बड़े बड़े घरों में रह रहे होंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा पाएंगे, बट गरीब लोग छोटे घरों में, छोटे स्कूलों में पढ़ेंगे उनके बच्चे, सरकारी हॉस्पिटल। तो इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? इसका राइट आंसर है सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी कहता है कि कुछ लोग बहुत रिच हैं और कुछ लोग बहुत गरीब, और इनकी गरीबी और अमीरी ही ये डिसाइड करेगी कि उनको कैसी एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ केयर मिलेगी और हाउसिंग मिलेगी। तो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमने कोशिश की है कि आपको जो यूनिट 1 का जो सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन है उसके ऊपर आपको एमसीक्यूज करवाए जाए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपने जितना पढ़ा है क्या वो आपको उस तरह से आपको क्वेश्चन करने में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम अपनी अगली वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे हम उसके रिलेटेड आपके लिए एमसीक्यूज लेके आएंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो ये जो हमारी वीडियो है, हमारा चैनल है, मैक्सिमम लोगों से शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि कुछ लोग एफर्ट भी कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, और सब लोग अपना अच्छा ध्यान रखिए, खूब मेहनत कीजिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो मेहनत करते हैं वो अपनी जिंदगी में अपने साथ अच्छा कर ही लेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।